नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव से पहले वादा किया है कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनते ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा। उनकी यह घोषणा तब आई है जब एक दिन बाद ही यानी सोमवार को राज्य में मतदान होना है। आज शाम ही चुनाव प्रचार थम जाएगा। राज्य में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। कई सीटों पर आम आदमी पार्टी और बीएसपी भी मुकाबले में है। वैसे पूरे देश के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता बीजेपी के लगातार चुनावी घोषणा पत्रों का हिस्सा रही है, लेकिन इस पर कुछ ज्यादा प्रगति नहीं हो पाई। अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने ट्वीट कर कहा है कि राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ कदम बढ़ाया जाए। हिजाब को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद कर्नाटक सरकार ने कहा कि अब कॉलेज 16 फरवरी तक बंद रहेंगे। बता दें कि इससे पहले भी स्कूल और कॉलेजों को 3 दिन के लिए बंद रखना पड़ा था। राज्य सरकार ने आदेश दिया है कि इन कॉलेजों के खुलने तक यहां ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाए। कक्षा 1 से कक्षा 10 तक के स्कूल सोमवार से खुलेंगे, जबकि सरकार की ओर से ये नहीं बताया गया है कि कक्षा 11 और 12 के लिए क्या निर्देश हैं। इस मामले में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हालात की समीक्षा के लिए शनिवार को सभी जिलों के उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों सहित जिला पंचायतों के आला अफसरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर्नाटक हिजाब विवाद को लेकर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टिप्पणियां आने लगी हैं। हिजाब पर बैन को लेकर विदेशों में धार्मिक स्वतंत्रता की निगरानी करने वाली अमेरिकी सरकार की एक संस्था ने कर्नाटक सरकार की आलोचना की। इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के राजदूत रशद हुसैन ने ट्वीट कर कहा, स्कूलों में हिजाब पर रोक धार्मिक आज़ादी का उल्लंघन करती है। उन्होंने कहा कि धार्मिक आज़ादी में किसी को भी अपनी धार्मिक पोशाक चुनने की स्वतंत्रता शामिल है। भारत के कर्नाटक राज्य को धार्मिक पोशाकें तय नहीं करनी चाहिए। स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है, ये महिलाओं को हाशिए पर डालता है। कर्नाटक के हिजाब विवाद पर दूसरे देशों की प्रतिक्रियाओं की भारत सरकार ने आलोचना की है। भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि हमारे आंतरिक मामलों में किसी खास मकसद से प्रेरित बयानबाजी का स्वागत नहीं किया जाएगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि कर्नाटक राज्य के कुछ शैक्षणिक संस्थानों में ड्रेस कोड से संबंधित मामला कर्नाटक हाईकोर्ट के अधीन है। किसी भी मामले के समाधान के लिए हमारे संवैधानिक ढांचे के अनुसार विचार होता है और हल निकाला जाता है। उन्होंने कहा कि जो लोग भारत को अच्छी तरह से जानते और समझते हैं, उन्हें इन वास्तविकताओं की समझ होगी। हमारे घरेलू मामलों पर किसी मकसद से प्रेरित या बयानबाजी का स्वागत नहीं किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के बीच अनबन की खबरें मीडिया के गलियारों में तैर रही हैं। इसके बाद ममता बनर्जी ने पार्टी के बड़े नेताओं की एक बैठक शनिवार को बुलाई है। अभिषेक बनर्जी चाहते हैं कि पार्टी में एक व्यक्ति एक पद की नीति को लागू किया जाए। टीएमसी के कई वरिष्ठ नेता 2 पदों पर हैं और इसे लेकर अभिषेक बनर्जी ने विरोध जताया है। अभिषेक कोलकाता की डायमंड हार्बर सीट से सांसद हैं और ऐसा माना जाता है कि वही ममता बनर्जी के राजनीतिक उत्तराधिकारी होंगे। अभिषेक बनर्जी के समर्थकों ने एक व्यक्ति एक पद की नीति के समर्थन में कई ट्वीट भी किए हैं। वहीं द टेलीग्राफ ने ममता बनर्जी के करीबी सूत्रों के हवाले से कहा है कि तृणमूल कांग्रेस में नंबर 2 माने जाने वाले अभिषेक बनर्जी ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव का पद छोड़ने की इच्छा जाहिर की है और ममता बनर्जी अब तक अपने भतीजे यानी अभिषेक बनर्जी को ऐसा करने से रोकने के मूड में नहीं दिख रही हैं। दीदी को लगता है कि ये एक ब्लैकमेलिंग रणनीति के अलावा और कुछ नहीं है। द टेलीग्राफ ने सूत्रों के हवाले से कहा कि ममता बनर्जी कुछ हालिया घटनाओं के कारण अभिषेक और आईपैक यानी प्रशांत किशोर की कंपनी से बहुत परेशान हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चुनावी रणनीतिकार और पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी के लिए चुनावी ताना बाना बुनने वाले प्रशांत किशोर और ममता बनर्जी के बीच भी सब कुछ ठीक नहीं है। शुक्रवार को टीएमसी के नेता चंद्रमा भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर की टीम ने उनके सोशल मीडिया अकाउंट का गलत इस्तेमाल किया है। भट्टाचार्य ने कहा कि किशोर की टीम ने चुनाव से पहले उनका ट्विटर अकाउंट बनाया था और शुक्रवार को उनकी मर्जी के बिना ही इस पर एक व्यक्ति एक पद के बारे में पोस्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि वो इसका विरोध करती हैं, लेकिन प्रशांत किशोर की टीम ने इसका जवाब दिया और कहा कि वो टीएमसी के किसी भी पदाधिकारी या पार्टी के ट्विटर हैंडल को नहीं संभालती और कोई इस तरह का दावा कर रहा है तो वो पूरी तरह से झूठ बोल रहा है। यूपी में सीएए एनआरसी विरोधी प्रदर्शनकारियों की संपत्ति कुर्क करने पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की योगी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि इसे फौरन रोका जाए। ये निर्धारित कानून का खुला उल्लंघन है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने शुक्रवार को कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आरोपियों की संपत्ति को कुर्क करने के लिए कार्यवाही करने में शिकायतकर्ता, निर्णायक और अभियोजक की तरह काम किया है। अदालत ने यूपी सरकार से कहा ये कार्रवाई वापस ले लें या हम इस अदालत द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन करने के लिए इसे रद्द कर देंगे।
सुप्रीम कोर्ट परवेज आरिफ टीटू द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उत्तर प्रदेश में नागरिकता विरोधी अधिनियम CAA आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए जिला प्रशासन द्वारा कथित प्रदर्शनकारियों को भेजे गए नोटिस को रद्द करने की मांग की गई थी। राज्य से इसका जवाब मांगा गया है। पिछले कुछ दिनों से राष्ट्रीय राजनीति में आने के संकेत देने वाले तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यानी KCR ने एक बार फिर PM मोदी को घेरा है। इस बार उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर केंद्र की NDA सरकार राज्य के विकास में सहयोग करने में विफल रहती है तो वे PM मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए राष्ट्रीय राजनीति में आने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रीय राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाने की जरूरत पड़ी, हमें अपने देश के लिए लड़ना ही चाहिए। अगर आप लोग मुझे आशीर्वाद दें तो मैं दिल्ली का किला ढहाने को तैयार हूँ। सतर्क रहिए नरेंद्र मोदी, कोई भी आपकी धमकियों से नहीं डरता। बता दें, इससे पहले वो कह चुके हैं कि वो बीजेपी को बंगाल की खाड़ी में फेंक देंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने जनगांव जिले के यशवंतपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि आप हमें राष्ट्रीय परियोजना नहीं दे रहे हैं, आप हमें मेडिकल कॉलेज नहीं दे रहे हैं। अगर आप हमें सहयोग नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, हम आपको सत्ता से बेदखल करेंगे और एक ऐसी सरकार लेकर आएंगे जो हमारी मदद करे। इसके साथ ही उन्होंने PM मोदी के किसानों की आय दोगुनी करने के वादे का मजाक उड़ाया और कहा कि पेट्रोल, डीजल और खाद की बढ़ती कीमतों की वजह से किसानों का खर्चा दोगुना हो गया है। अमेरिका ने यूक्रेन में रह रहे अपने नागरिकों को चेताया है कि वो 48 घंटे के भीतर इस मुल्क को छोड़ दें। अमेरिका ने कहा कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। बता दें कि लंबे वक्त से इस बात की आशंका जताई जा रही है कि रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। अमेरिका ने कहा कि रूस का यह हमला हवाई बमबारी से शुरू हो सकता है और तब उनके नागरिकों का वहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा और उनका जीवन खतरे में पड़ सकता है। हालांकि रूस लगातार इस बात से इनकार कर रहा है कि वो यूक्रेन पर हमला करेगा, लेकिन यूक्रेन की सीमा पर लाखों रूसी सैनिक हथियार और गोला बारूद के साथ तैनात हैं। बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 50,407 नए मामले सामने आए हैं। कल कोरोना के 58,077 मामले सामने आए थे। इस तरह एक बार फिर कोरोना के मामलों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। एक्टिव मामलों का आंकड़ा घटकर 6,10,443 हो गया है। हर दिन का पॉजिटिविटी रेट 3.48% है, जबकि साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 5.07% हो चुका है। भारत में अब तक 172 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोज लग चुकी हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।